नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 2022 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा एक ओएम जारी किया गया है, जिसका विषय है कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एचआरए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गृह यात्रा भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में सूचनाओं का विवरण। इसमें यह कहा गया है कि इससे पूर्व एचआरए से संबंधित जितने भी ऑर्डर्स थे उन सभी को रिव्यू करते हुए एक कंसोलिडेटेड मास्टर ओएम जारी किया गया है, जो कि अब से पुराने सभी नियमों को खत्म करके 1 जनवरी 2023 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एचआरए नियमों के तहत वो लागू होगा। इस ओएम के कंटेंट्स के तहत इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका पार्ट ए में स्कोप ऑफ एप्लीकेशन है, यानी यह किन पे लागू होगा उसके बारे में बताया गया है। पार्ट बी में रिवाइज एंड अपडेट प्रोविजंस हैं, यानी क्या रिवाइज किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसके रिवाइज्ड एंड अपडेटेड प्रोविजंस में पॉइंट 1 में इसका डेफिनीशन है। पॉइंट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ एचआरए एंड रेट्स ऑफ एचआरए। विभिन्न शहरों में एचआरए किस तरह से ग्रांट किया जाएगा उसके बारे में बताया है। पॉइंट 3 में एरियाज वेयर एडमिसिबल, यानी किन जगहों पे यह एडमिसिबल होगा उसके बारे में जानेंगे। पॉइंट 4 में एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए ग्रांट करने के लिए क्या एडमिसिबिलिटी है उसके बारे में जानेंगे। पॉइंट 5 में कंडीशन फॉर ड्रॉवल ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, क्या कंडीशंस हैं इसके उसके बारे में जानेंगे। पॉइंट 6 में रेगुलेशन ऑफ एचआरए इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, यानी विभिन्न परिस्थितियों में जैसे मेडिकल लीव, अर्न लीव या फिर ट्रांसफ़र के केसेज में किस तरह से एचआरए रेगुलेट होगा इसके बारे में जानेंगे। पॉइंट 7 में चर्चा करेंगे सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट्स ऑफ एचआरए ग्रांट होने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट जमा करना होगा इसके बारे में जानेंगे। इसके तीसरे भाग पॉइंट सी में अपेंडिक्स के तौर पर पुराने जितने भी एचआरए से संबंधित ऑर्डर्स थे उनको संलग्न किया गया है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। पॉइंट ए में स्कोप फॉर एप्लीकेशन, यानी यह किन पे लागू होगा। तो यह ओएम, यह ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए है, साथ ही डिफेंस सर्विस देने वाले सभी सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे भी ये लागू होगा। यह ऑर्डर आर्म फोर्सेज तथा रेलवे एम्प्लॉयज़ के पर लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग से ओएम जारी किया जाएगा। साथ ही देखने वाली बात यह है इसमें कि यह ओएम उन लोगों पे लागू नहीं होगा जो गवर्नमेंट सर्विस में एडहॉक बेसिस पे हैं या फिर जो कंटीजेंट लेबर हैं जैसे कैजुअल एम्प्लॉयज़ और लेबर, तो इन पे ये नियम लागू नहीं होता है। इस ओएम के पार्ट बी में रिवाइज्ड एंड अपडेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसका पॉइंट 1 विभिन्न शब्दों को डिफाइन करता है जैसे पे, फैमिली, सेम स्टेशन, अर्बन एग्लोमेरेशन, यानी इस ओएम में प्रयुक्त होने वाले पे, फैमिली, सेम स्टेशन, इन सभी इंडिविजुअल वर्ड्स का क्या मतलब होगा इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर इस ओएम में कहीं पे शब्द यूज हो रहा है तो उस पे का क्या मतलब होगा, यानी पे मीन्स 7th CPC के आधार पे
जो पे डिसाइड किया गया है उसका तात्पर्य वो होगा। अगर फैमिली कहीं पे यूज हो रहा है तो फैमिली में कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे और कौन कौन से मेंबर नहीं शामिल होंगे उसमें उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेम स्टेशन में का क्या मतलब होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। पॉइंट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ एचआरए एंड रेट्स ऑफ एचआरए, यानी विभिन्न शहरों में किस प्रकार से एचआरए एप्लीकेबल होगा उसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसके तहत सभी शहरों को 3 भाग में बांटा गया है, जैसा कि पहले भी इसी प्रकार था कि तीनों शहरों में एक्स वाई जेड शामिल हैं। तो एक्स सिटीज में उन शहरों को शामिल किया गया है जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक है और वहाँ एचआरए बेसिक का 24% एप्लीकेबल होगा। उसी प्रकार वाई शहरों में उन शहरों को शामिल किया गया है जिसकी जनसंख्या 5 लाख या उससे 5 लाख से 50 लाख के बीच है और वहाँ पर एचआरए का रेट जो है बेसिक का 16% एप्लीकेबल होगा। जेड सिटीज में 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया है और वहाँ एचआरए बेसिक का 8% एप्लीकेबल होगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज टू 27%, 18%, 9% फॉर एक्स वाई एंड जेड क्लास सिटीज respectively when their net allowance crosses 25% and further revised to 30, 20 and 10% when DA crosses 50%। जैसे DA अभी 42% है जो कि 25% से ज़्यादा है, तो अभी एचआरए कितना एप्लीकेबल है? एक्स सिटीज़ में 27%, वाई सिटीज़ में 18% और जेड सिटीज़ में 9%। तो जब ये डीए जो है 50% को पार कर जाएगा या 50% पे चला जाएगा तो एचआरए को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा और एक्स सिटीज़ में एचआरए एप्लीकेबल होगा बेसिक का 30%, वाई सिटीज में 20% और एक्स सिटीज में उसी तरह से 10% होगा। इसके पॉइंट 3 में एरियाज वेयर एडमिसिबिलिटी की चर्चा की गई है, जिसमें 2 पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला, प्लेस ऑफ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स irrespective of whether government servant is residing at that place or any other place, यानी एम्प्लॉय के प्लेस ऑफ ड्यूटी से कितनी दूरी पर या कहाँ रहता है इससे एचआरए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसका है, स्टाफ वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ ए क्वालिफाइड सिटी will be allowed HRA at the rates admissible in that city even though they may not be residing within these municipal limits। अर्थात इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए दिल्ली एक एक्स सिटी है, ठीक है, और किसी एम्प्लॉय का पोस्टिंग जो है दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर यानी किसी अन्य शहर में है जो एक्स सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन चूंकि वह दिल्ली के 8 किलोमीटर के दायरे में है इसलिए उस शहर में जो एचआरए एप्लीकेबल होगा वो दिल्ली के अनुसार होगा, न कि उस शहर के अनुसार जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, ठीक है। लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि उस एम्प्लॉय को अपने ज्यूरिसडिक्शन के कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस द्वारा जारी एनेक्सर 1 फॉर्म अपने कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ ही यह सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। यह वो एनेक्सर 1 सर्टिफिकेट फॉर्म है जिसे फिल करके अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जारी करवा करके अपने कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। इस ओएम के पॉइंट 4 के एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए के तहत अगर किसी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट द्वारा जनरल फूड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो एचआरए के लिए एडमिसिबल नहीं होंगे।
साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय को एचआरए पहले से दिया जा रहा है और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई किया और उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और उन्हें एक क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी कारण से उस एकोमोडेशन को, क्वार्टर को लेने से मना कर देता है, तो इस केस में क्या होता है, चूंकि वह क्वार्टर तो उनके नाम पे अलॉटमेंट हो चुका है, तो इस केस में उनका एचआरए बंद कर दिया जाता है और जब तक वो अपना एकोमोडेशन सरेंडर न कर दें लिखित रूप से, तब तक जो है उनका एचआरए बंद रहता है। पुनः जिस डेट में वो सरेंडर करेंगे उस डेट से उनका एचआरए फिर से लागू कर दिया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किसी अन्य स्टेशन के लिए हो जाता है और वो अपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन को कुछ समय के लिए रिटेन करना चाहते हैं, यानी रखना चाहते हैं, और इसकी स्वीकृति अगर उन्हें अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल जाती है, तो पुराने स्टेशन पे एक नॉर्मल रेंट पे जो है या फिर मार्केट रेंट पे वो अपना पुराना एकोमोडेशन 8 महीने तक रख सकते हैं और उनके नए स्टेशन यानी जहां ट्रांसफ़र हुआ है वहां पर इस कंडीशन में वो एचआरए के लिए इंटाइटल होंगे, लेकिन उन्हें 8 महीने के बाद से फिर वो एचआरए बंद हो जाएगा या फिर उन्हें ये ओल्ड स्टेशन पर वाले गवर्नमेंट एकोमोडेशन को छोड़ना पड़ेगा। इसके पॉइंट 5 में है कंडीशंस फॉर विड्रॉवल ऑफ एचआरए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी इंटाइटल टू एचआरए। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को एचआरए के लिए इंटाइटल नहीं माना जाएगा अगर वह इन कंडीशन में से किसी को फॉलो करता है। तो पहला है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अन्य एम्प्लॉय से गवर्नमेंट एकोमोडेशन शेयर करता है। तो दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी एम्प्लॉय के माता पिता या बेटा या बेटी में से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट की ओर से उन्हें एकोमोडेशन मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में एचआरए नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन है, अगर कोई पति या पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में हैं और वो दोनों एक ही स्टेशन पे हैं और उन्हें गवर्नमेंट की ओर से एकोमोडेशन मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में वो एचआरए क्लेम करने के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, भले ही वो एक ही एकोमोडेशन में रह रहे हों या दोनों अलग अलग रह रहे हों। लेकिन पति और पत्नी दोनों ऐसे मकान में रहते हैं जो किराए का हो या फिर उनका अपना हो, तो इस कंडीशन में वो दोनों ही एचआरए के लिए इंटाइटल होंगे। पॉइंट 6 के रेगुलेशन ऑफ एचआरए इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के तहत हम देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में एचआरए किस तरह से रेगुलेट होता है। ड्यूरिंग लीव, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर छुट्टी पे प्रोसीड करना चाहता है तो उसके लिए एचआरए उसी रेट से एप्लीकेबल होगा जो उसे लीव पे प्रोसीड करने से पहले मिल रहा था, और यह नियम सभी प्रकार के लीव यानी चाइल्ड केयर लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, अर्न लीव, सभी प्रकार के लीव पे यह लागू होगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि यह लीव जो है 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 180 दिन से ज़्यादा का लीव लिया जाता है तो एचआरए फर्स्ट 180 दिन के लिए ही उस रेट से एप्लीकेबल होगा। साथ ही एचआरए उनके लिए भी एडमिसिबल होगा जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें उन्हें यह डिक्लेयर करना होगा कि इस दौरान उनकी फैमिली उनके साथ उसी स्टेशन में रह रही है। इस क्रम में आगे देखते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ओरिजिनली मेडिकल लीव ग्रांट किया गया है जो 180 दिन से ज़्यादा का है और इस दौरान क्या पता चलता है
कि जिस एम्प्लॉय ने मेडिकल लीव ग्राउंड पे लीव लिया था वो इन दिनों वो स्वस्थ नहीं हुए और अल्टीमेटली उन्हें गवर्नमेंट सर्विस छोड़ना पड़ रहा है और वो रिटायर होना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि एचआरए जो उन्हें मिला है वो वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय को मेडिकल ग्राउंड पे या किसी अन्य ग्राउंड पे लीव प्रदान किया गया और छुट्टी समाप्ति होने के बाद वो किसी कारण यानी कि या तो मृत्यु के कारण या फिर अक्षमता के कारण फिर से ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में भी उन्हें जो एचआरए दिया गया था वो वापस नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे मेडिकल ग्राउंड पे या किसी अन्य ग्राउंड पे छुट्टी दिया गया लेकिन वो छुट्टी समाप्त होने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं और सीधे रिजाइन के लिए आते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो एचआरए के लिए इस दौरान इस पूरी छुट्टी की अवधि के दौरान एचआरए के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे और वह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम होगा कि इस रिजाइन को एक्सेप्ट करने से पहले उससे पेड किए गए एचआरए रिकवर कर लिया जाए। पॉइंट 7 सर्टिफिकेट्स फॉर द ग्रांट ऑफ एचआरए। एम्प्लॉयज़ को एचआरए ग्रांट किए जाने के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट जमा करना होगा इसके बारे में इस पॉइंट में चर्चा किया गया है जो कि इस प्रकार है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल फर्निश अलॉन्ग विथ his first claim for HRA a certificate in form given in annexer 2। यानी ये सभी एम्प्लॉय के लिए अनिवार्य है कि फर्स्ट टाइम जब सैलरी उसका मिलने वाला हो तो उससे पहले उन्हें यह एनेक्सर 2 फॉर्म भर करके अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना है। एनेक्सर 2 हम लोग देख लेते हैं। यही है एनेक्सर 2 जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अनिवार्य है। इसको भर करके इसमें भरना कुछ नहीं है, इसे साइन करके और जो भी इस सब में से एप्लीकेबल हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स में से जो भी एप्लीकेबल हैं उन्हें टिक करके साइन करने के बाद कार्यालय में प्रस्तुत कर देना है। तो इस तरह से लगभग हमने सभी मुख्य बिंदुओं को कवर कर लिया है। ये पहले के जारी किए गए सभी ऑर्डर्स हैं। लिस्ट ऑफ एचआरए ऑर्डर्स कंसोलिडेटेड सुपरसीडेड बाय दिस ओएम 1965 से लेकर के 2022 तक 2019 तक जितने भी ऑर्डर्स एचआरए से संबंधित थे उन्हें कंसोलिडेट करके यह मास्टर ओएम तैयार किया गया और इन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो ये सभी वो हैं। आशा करते हैं इसमें सारी जानकारी पूरी हो गई। अगर आप लोग के कुछ सजेशंस हों, कुछ राय हो या फिर कुछ कोई जानकारी छूट गई हो तो आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।